तो चलिए आज मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी या धन संपत्ति का मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज को समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि पैसे को मैनेज करना ये इस बात पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना जानता है और इस पर ज्यादा कि वो बर्ताव कैसे करता है। और सच कहूं तो व्यवहार सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ दो लोगों की एक कहानी है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार और हाँ एक इन्वेस्टर, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से एमबीए, एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास फाइनेंस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और दूसरा जिसके पास दुनिया की बेस्ट एजुकेशन और कॉन्टैक्ट्स थे। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर बना, कौन ज्यादा दौलत छोड़कर गया। जरा सोचिए इस बारे में। जवाब शायद आपको हैरान कर दे। रोनाल्ड रीड, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी नेटवर्थ थी $8 मिलियन। जी हाँ, सही सुना, एक चौकीदार और $8 मिलियन। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? और यही कहानी किताब के मेन आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। रोनाल्ड रीड ने क्या किया? दशकों तक बस धैर्य के साथ पैसे बचाए और अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई लॉटरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ समय और सब्र। और वहीं दूसरी तरफ हमारे हार्वर्ड वाले फुस्कॉन, उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया और जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वो दिवालिया हो गए। इससे एक बात तो साफ है, फाइनेंशियल सक्सेस कोई मुश्किल साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहां आपका व्यवहार आपकी किताबी जानकारी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब पहले मेन प्रिंसिपल पर आते हैं। हम सब अपने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, है ना? और हो सकता है कि हमारे कुछ फैसले दूसरों को बिल्कुल पागलपन लगे, लेकिन असल में ये हमारे अपने यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस से बने होते हैं। मतलब दुनिया को देखने का हर किसी का अपना एक अलग नजरिया है। अब ये स्लाइड देखिए, ये उसी प्रिंसिपल को एक्शन में दिखाती है। ये एक स्टडी है अमेरिका की। सबसे कम इनकम वाले जो परिवार हैं वो लॉटरी टिकट पर साल में औसतन $412 खर्च करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा इनकम वाले परिवार सिर्फ $103। पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, बिल्कुल तर्कहीन। लेकिन असल बात यही है कि जो चीज एक इंसान के लिए पागलपन है वो दूसरे के लिए पूरी तरह से लॉजिकल हो सकती है। जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसकी इनकम कम है, जो शायद एक अच्छी नौकरी या घर जैसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए लॉटरी का टिकट शायद एक उम्मीद खरीदने जैसा है, एक सपने का छोटा सा हिस्सा। ये उनके अपने दिमागी मॉडल में बिल्कुल फिट बैठता है, जो उनके अपने अनुभवों से बना है। तो बात यह है कि कोई बेवकूफ नहीं है। चलिए अब एक और जरूरी आइडिया की बात करते हैं, भाग्य और जोखिम, या कहें तो लक एंड रिस्क। ये दोनों ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत से तय नहीं होता। कुछ बाहरी ताकतें भी होती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक नंबर देखते हैं। 1968 की बात है। दुनिया में हाई स्कूल जाने की उम्र के करीब 30 करोड़ 30 लाख लोग थे। अब इन करोड़ों लोगों में से किसी एक के लिए क्या चांस था? तो वो चांस था लेक साइड स्कूल में पढ़ने का। ये 1968 में दुनिया का इकलौता हाई स्कूल था जिसके पास एक कंप्यूटर था, और बिल गेट्स वो उन्हीं कुछ खुशनसीब स्टूडेंट्स में से एक थे। ये एक तरह से लक की लॉटरी जीतने जैसा था। इसी एक मौके ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए वो लाखों में एक वाली हेड स्टार्ट दी। लेकिन जहां लक है वहां रिस्क भी है। बिल गेट्स के एक बहुत करीबी दोस्त थे, केंट इवांस। बिल्कुल उन्हीं की तरह स्मार्ट, उन्हीं की तरह एम्बिशियस। दोनों साथ में दुनिया बदलने के सपने देखते थे। पर ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक पहाड़ चढ़ते हुए एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ये भी लाखों में एक बार होने वाला हादसा था। सोचिए, एक जैसी ताकतें, एक जैसे चांसेस, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे। ये हमें सिखाता है कि कोई भी चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। अब एक ऐसे सेक्शन पर आते हैं जो एक तरह की चेतावनी है। ये उन खतरों के बारे में है जो कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से पैदा होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही बहुत बहुत अमीर हैं। यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, इनफ, यानी पर्याप्त। यहाँ दो केस स्टडीज हैं। रजत गुप्ता, मैकिन्से के सीईओ, नेटवर्थ थी $100 मिलियन, लेकिन उन्हें बिलियनमेयर बनना था।
और इसके लिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, सब कुछ दांव पर लगाया और आखिर में जेल गए। दूसरा नाम बर्नी मैडॉफ। उनका अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल लीगल बिजनेस था, बहुत अमीर थे, लेकिन उन्हें और चाहिए था, और इस और के चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई और सब कुछ खत्म कर दिया। राइटर जोसेफ हेलर का एक कोट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। एक बार किसी ने उन्हें बताया कि एक बिलियनियर ने एक दिन में उनकी किताब की पूरी कमाई से ज्यादा कमा लिया, तो हेलर ने जवाब दिया, हाँ, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी। इनफ मतलब पर्याप्त। तो सबसे जरूरी सबक यही है, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल ये जानना है कि गोल पोस्ट को हिलने से कब रोकना है, कब रुक जाना है। ओके, तो अब बात करते हैं दौलत बनाने के सबसे पावरफुल फैक्टर की, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये कोई सीक्रेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल है। वॉरेन बफे, उनकी नेट वर्थ लगभग $84.5 बिलियन। ये एक ऐसा नंबर है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, और हम सब जानते हैं कि वो एक शानदार इन्वेस्टर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस भारी भरकम दौलत का 99% हिस्सा उन्होंने कब कमाया? इसका जवाब शायद इस बारे में हमारे सारे अंदाजों को बदल कर रख देगा कि उनकी दौलत आखिर बनी कैसे। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। उनकी $84.5 बिलियन की वेल्थ में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने। जी हाँ, 96% से भी ज्यादा। ये दिखाता है कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत को, जो बहुत लंबे समय तक काम करती है। तो देखिए, सबक ये है, बफे का सीक्रेट सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टर होना नहीं है, बल्कि लगभग 75 सालों तक एक अच्छा इन्वेस्टर बने रहना है। उनकी स्किल इन्वेस्टिंग है, पर उनका असली सीक्रेट है टाइम। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ हाई रिटर्न्स कमाना नहीं है, बल्कि ठीक-ठाक रिटर्न्स को लंबे से लंबे समय तक बनाए रखना है। और हम इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। वोल्टेयर ने एक बार कहा था, इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, इंसान हमेशा दोहराता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझना असल में इंसानी बर्ताव के उन पुराने जाने पहचाने पैटर्न्स को समझना है। ये जानना है कि लालच, डर, उम्मीद और रिस्क के सामने लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और असली सबक यही है,